हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। तो इस तरह से है कुछ स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग थ्रू ए नॉन मैग्नेटिक मीडियम इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 20 cos 2 × 10⁻10t - 200 x वोल्ट पर मीटर। देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है। तो किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू, इनमें से आपको चुनना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का कितना होगा, ये चुनना है। म्यू आर की वैल्यू आपको दिया गया है कि म्यू आर इक्वल्स टू आपको 1 रखना है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को अफेक्ट करता है, जैसा कि अभी हम देखेंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यहाँ पर निकाल लें। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आप रिलेट कीजिए इससे। E इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी माइनस kx। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको मैच कीजिए। तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलती है यहाँ पे? देखिए, यू विल गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 × 10⁻10। एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू आपको क्या मिलता है? k को इससे मैच कीजिए 200 से। k इक्वल्स टू 200। आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा बाय k। स्पीड ऑफ दिस वेव विल बी ओमेगा बाय k। स्पीड ओमेगा बाय k से दिया जाता है। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। 2 × 10⁻8 10/200। व्हाट डू वी गेट? क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है मीडियम में वो है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है फ्री स्पेस में, वो होती है इन फ्री स्पेस EM wave has a speed of c। स्पीड कितना होता है? c। और c आपको पता है, c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से चलता है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√μ0 ε0। इसकी वैल्यू μ0 और ε0 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो इतना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन मीडियम में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन ए मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है उसको हम v से डिनोट करेंगे। v इक्वल्स टू होता है 1 बाय, देखिए μ0 के साथ μr आ जाएगा, μr μ0, और ε0 के साथ εr आ जाएगा। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले। दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय √μr ε0 इंटू √μ0 ε0। और देखिए 1 बाय √μ0 ε0 क्या होता है? c के बराबर होता है। तो इसके जगह 1 बाय √μ0 ε0 की जगह आप c रख दीजिए। यू विल गेट दिस इज इक्वल टू c बाय √μr ε0। अब देखिए, म्यू आर की वैल्यू आपको दिया गया है कि म्यू आर इक्वल्स टू 1। म्यू आर जो होता है यहाँ पर 1 है, तो म्यू आर की वैल्यू 1 रख दीजिए इसमें। तो व्हाट डू यू गेट? c बाय √ε0। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। c की भी वैल्यू रख दीजिए। c की वैल्यू रख दीजिए 3 × 10⁻8/√ε0। εr जो यहाँ पे है कांस्टेंट, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप इसको रिलेट कर दीजिए, इतनी स्पीड को इस स्पीड से रिलेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड इन अ मीडियम विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया आपको? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको इक्वेट कर दीजिए इससे, विच इज इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो व्हाट डू यू गेट? आपको जो मिलेगा, यू विल गेट
3/√ε r इक्वल्स टू 1। 10⁸ और 10⁸ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू विल गेट √ε r इक्वल्स टू 3। यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए तो यू विल गेट ε r इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ε r जो है यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना मिल गया यहाँ पर, 9। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 9 ऑप्शन इज ये पहला ऑप्शन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया है JEE 2020 के एग्जाम से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं एंड देन वी सॉल्व इट। द प्रॉब्लम सेज इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर k कैप एंड 2i कैप माइनस 2j कैप रेस्पेक्टिवली। जैसा कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बना होता है। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया गया है। k कैप हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये है 2i कैप माइनस 2j कैप। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसका डायरेक्शन आपको पूछा जा रहा है, उसके अलावा यूनिट वेक्टर एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है। आपको देखिए ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो प्रोपोगेट करता है इन द डायरेक्शन वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। इसी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है। तो आइए हम इसके डायरेक्शन को निकालते हैं। यहाँ पर वेक्टर E की जगह k कैप रख देते हैं, क्रॉस B की जगह वेक्टर B की जगह ये रख दीजिए, वेक्टर B की जगह आप रख दीजिए 2i कैप माइनस 2j कैप। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ये हो जाएगा 2 टाइम्स, पहले k कैप को i कैप से क्रॉस कर दीजिए और देन k कैप को j कैप के साथ क्रॉस कर दीजिए। तो 2 टाइम्स k कैप क्रॉस i कैप माइनस क्या हो जाएगा, k कैप क्रॉस माइनस 2 टाइम्स k कैप क्रॉस j कैप, ये मिलेगा आपको। अब देखिए k कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, k कैप क्रॉस i कैप होता है j कैप माइनस 2 टाइम्स k कैप क्रॉस j कैप क्या होता है, ये होता है माइनस i कैप। और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा प्लस 2i कैप, क्योंकि k कैप क्रॉस j कैप क्या होता है माइनस i कैप। यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो आपको ये मिलेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर प्रोपोगेट कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर के लिए जैसे मान लीजिए ये वेक्टर A है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, इस तरह से। तो इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा a कैप बोल देते हैं इसको। तो वो क्या होगा, पहले तो वेक्टर 2 टाइम्स j कैप या फिर 2 टाइम्स इस तरह से लिख लीजिए 2 टाइम्स i कैप, इसको रीअरेंज कर लीजिए, i को पहले ले आते हैं, i कैप प्लस 2 टाइम्स j कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स स्क्वायर का सम। कोफिशिएंट कितना है 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। इससे मैच कर लीजिए। तो देखिए ये आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 8 √8, और ये कितना हो जाएगा, √8 को लिख सकते हैं आप 2√2, इसको लिख लीजिए 2√2, 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन 2√2। 2 को यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगा, इस उस डायरेक्शन के अलावा ये यूनिट वेक्टर होगा, इससे मैच कर रहा है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है JEE मेन 2020 में पूछा गया था। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय वेक्टर E इक्वल्स टू E0 इनटू x कैप प्लस y कैप साइन kz माइनस ओमेगा t। देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये दिया गया है।
और आपसे पूछा जा रहा है इट्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन पता करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें जो है कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट दिया गया है, इज रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड बाय सी इंटू मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। इस तरह से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना होना चाहिए, ई नॉट बाय सी। आइए देखते हैं। तो देखिए कि सभी ऑप्शन में एम्पलीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का दिया गया है वो ई नॉट बाय सी ही दिया गया है। तो इससे हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन सही है। दूसरे अप्रोच के बारे में बात करते हैं, एक और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज दिया है दैट इज साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड का भी फेज सेम रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको इक्वेशन में यही चीज मिलना चाहिए, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो देखिए पहले तीनों ऑप्शन में जो है साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आपको मिल रहा है, और फोर्थ ऑप्शन में कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी है, ये गलत है। फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो दिस ऑप्शन इज, फोर्थ ऑप्शन इज रूल्ड आउट। अब इन तीनों ऑप्शन में कौन सा होगा कैसे चेक करें, तो इसके लिए कुछ और प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इन तीनों ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि इन तीनों में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है थर्ड वाले। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक्स कैप प्लस वाई कैप है। तो देख लीजिए तीनों में परपेंडिकुलर कौन सा है, किसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर चेक करने का तरीका क्या होता है, वेक्टर ई डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, 0, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इन तीनों में चेक कर लीजिए। देखिए सेकंड ऑप्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पैरेलल है, तो ये ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, बोथ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए जो है बी ऑप्शन इज ऑल्सो रूल्ड आउट। तो बचा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो देखिए कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेट अस चेक दैट, है ना, इसको चेक करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन और इसको चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप प्लस वाई कैप, आई कैप प्लस जे कैप है, डॉट माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप, माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप। देखिए ये एक्चुअली आई कैप और ये यहाँ पर आई कैप है, और वाई कैप की जगह जे कैप है। तो देखिए आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आपको -1 यहाँ पर मिल जाएगा। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और वाई कैप और वाई कैप, तो ये +1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये ऑप्शन हो सकता है ए ऑप्शन। उसी तरह से हम सी ऑप्शन के बारे में भी चेक करते हैं क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो लेट अस चेक दैट। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, एक्स कैप प्लस वाई कैप डॉट, सी ऑप्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स कैप माइनस वाई कैप। देखिए इसको चेक करते हैं, इसके कारण एक्स कैप के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और वाई कैप डॉट माइनस वाई कैप, इससे आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑप्शन ए और सी में परपेंडिकुलर है। तो अब कैसे पता करें कि कौन सा सही ऑप्शन है। इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ई क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में, वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, वेक्टर ई क्रॉस बी का प्रोपोगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में होता है। तो ये बताइए कि इसमें किस डायरेक्शन में ये वेव प्रोपोगेट कर रहा है।
तो देखिए किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है वो बताता है ये फेज। फेज में यहाँ पर कौन सा चीज आ रहा है, एक्स वाई जेड में कौन सा चीज मिल रहा है आपको, जेड। तो इसका मतलब है कि दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन। अब प्लस जेड में है कि माइनस जेड में, वो आपको वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए एक टर्म आपको क्या है, ये पॉजिटिव है और ये टर्म क्या है, माइनस के साथ है, माइनस ओमेगा टी है और यहाँ पर प्लस के जेड है। तो जब भी प्लस माइनस का इस तरह से रिलेशन दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि डेट वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस वेव का जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो होगा के कैप। तो दिस वेव इज प्रोपोगेटिंग इन के कैप डायरेक्शन। तो वेक्टर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन जो आपको मिलना चाहिए वो के कैप के डायरेक्शन में मिलना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए इन दोनों ऑप्शन में से किसमें वेक्टर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन के कैप से मैच कर रहा है। आइए हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो वेक्टर ई क्रॉस बी का हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो वेक्टर ई क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। इसको मैंने आई कैप प्लस जे कैप लिखा है। क्रॉस किसके साथ चेक करना है, इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। इसका डायरेक्शन हम चेक करेंगे और हमें पता करना है कि क्या ये के कैप के डायरेक्शन से मैच करता है कि नहीं। इसको ओपन कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट को, आई कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस आई कैप को जे कैप के साथ, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस, अब जे कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप। देखिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जीरो, और ये आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप मिल रहा है यहाँ से, प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, और माइनस के साथ मिल जाएगा के कैप। तो देखिए, और यहाँ पर जे कैप क्रॉस जे कैप ये जीरो। तो ये जो डायरेक्शन है वो मैच कर रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 के कैप। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है आपको सही बता रहा है कि इस केस में वेक्टर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन के कैप के साथ मैच कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो सकता है। देखिए इसका मतलब है कि सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत होना चाहिए। इस केस में भी चेक करके कंफर्म करते हैं कि क्या वेक्टर ई क्रॉस बी का डायरेक्शन के कैप से मैच करता है कि नहीं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और सी ऑप्शन को हम चेक करते हैं वेक्टर ई क्रॉस बी में, है ना। तो सी ऑप्शन के लिए हम वेक्टर ई क्रॉस बी लिखते हैं, सी ऑप्शन के लिए वेक्टर ई क्रॉस बी हम लिखते हैं, तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस, सी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आई कैप माइनस जे कैप। इसको ओपन करते हैं तो आपको मिलेगा आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप। अब जे कैप को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, और उसके बाद प्लस जे कैप क्रॉस माइनस जे कैप। इसकी वैल्यू रखिए, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जीरो। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप, और साथ में एक माइनस आएगा, माइनस के कैप के डायरेक्शन में है ये। और ये जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, एक अगेन आपको माइनस के कैप मिलेगा और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिल रहा है -2 के कैप। तो देखिए सी ऑप्शन में जो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो माइनस के कैप के डायरेक्शन में है, नॉट के कैप, एंड दैट्स व्हाई जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, और ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को लिया गया है जेईई 2020 एग्जाम से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating along the x direction in vacuum is vector E equals to E naught j cap cos omega t minus kx। आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है वैक्यूम में, उसका इक्वेशन आपको दिया गया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द मोमेंट t इक्वल्स टू 0 इज, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कब, t इक्वल्स टू 0 पे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पता चल जाता है। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को निकालते हैं। तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है t इक्वल्स टू 0 पे,
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो चाहिए वो लेना होगा t इक्वल टू 0 पे। तो इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ये ओमेगा t वाला टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू ई नॉट कॉस ऑफ माइनस के एक्स, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा जे कैप के लॉ। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से आप बता सकते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। दैट्स व्हाई कॉस ऑफ माइनस के एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ के एक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं इस तरह से कि ई नॉट कॉस के एक्स, डायरेक्शन क्या हो जाएगा जे कैप के लॉन्ग। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को इससे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा वेक्टर बी, वो इसी पैटर्न का होगा, इसी फेज में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कॉस के एक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कॉस के एक्स ही आना चाहिए, कॉस के एक्स। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वेक्टर ई नॉट इक्वल्स टू सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। सी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, फ्री स्पेस में यहाँ पर ये प्रोपोगेट कर रहा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट। फ्रॉम हियर यू गेट मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो इसको यहाँ पे रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। ठीक है, तो देखिए ये आ गया आपके पास, और आप मैच कर सकते हैं किससे मैच कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये इससे मैच करता है और इससे। ऑप्शन बी और सी में एम्पलीट्यूड करेक्ट एम्पलीट्यूड दिया गया है। अब बात है कि बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बी में जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जे कैप दिया है, और ऑप्शन सी में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दिया है, के कैप। तो जे कैप और के कैप में कौन सा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जे कैप के डायरेक्शन में। तो फिर मैग्नेटिक, और ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जे कैप के डायरेक्शन में है। ऐसा संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट्स व्हाई इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जे कैप आपको दिया गया है जे कैप डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर दिया गया है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच विल बी द राइट सॉल्यूशन। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 जेईई मेन में। आइए हम सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कहता है, इट सेज दैट फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव traveling in free space, the relation between average energy densities due to electric UE and magnetic UM field is। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रॉब्लम कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, और आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो है, उसको डिनोट किया है यूई से, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगा वो होगा, उसको डिनोट किया है यहाँ पर यूएम से। तो आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है। एक्चुअली आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा एक एक करके ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि यूई इज ग्रेटर देन यूएम, मतलब एवरेज जो एनर्जी डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड से। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि यूई इज इक्वल टू यूएम, मतलब एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही उतना ही एवरेज एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि यूई इज नॉट इक्वल टू यूएम, मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इक्वल। Coming to the last option, D option, UE is less than UM। लास्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होगा वो कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या अप्रोच होगा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप
लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उसको हम डिनोट कर सकते हैं बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों सेम रहता है, ये साइन वाला टर्म और ये फेज दोनों केस में सेम रहता है। तो मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। एक और रिलेशन हम यूज करेंगे इस यहाँ पे कंक्लूजन तक आने में, वो होगा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है ई नॉट, वो होता है सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। इन दोनों रिलेशन का हम यूज करेंगे इस रिजल्ट तक पहुंचने में। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंजिंग है। इट इज नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखिए मैंने जो वेव लिया है एक्स डायरेक्शन में लिया है, आप किसी और डायरेक्शन में भी ले सकते थे, वाई जेड इट डज नॉट मैटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होगा इसको हम लिखते हैं बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 म्यू नॉट। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी डेंसिटी है वो लिख लिया। एवरेज वैल्यू की बात करें तो देखिए एवरेज वैल्यू जो होता है साइन स्क्वायर का एवरेज वो होता है 1/2। एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर का जो टर्म होता है इसका एवरेज होता है, इसकी वैल्यू, ये एवरेज का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एवरेज। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर एवरेज जब लीजिएगा एनर्जी डेंसिटी का दोनों ही केस में, तो साइन स्क्वायर की जगह 1/2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2। और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू 1/2। इसकी वैल्यू लिख लीजिए, ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ ई नॉट होगा, पीक वैल्यू है ई नॉट स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा, दिस विल बी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों क्या इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू सी बी नॉट रख देते हैं यहाँ पर। यूजिंग दिस इक्विलेशन ई नॉट की जगह आप सी बी नॉट रख दीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी बी नॉट रखिएगा तो सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर ये आ जाएगा। एक और रिलेशन हम यूज करेंगे कि आपको पता होगा कि सी इक्वल्स टू होता है 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो सी स्क्वायर यहाँ पर यूज कर लीजिए यहाँ से, तो वो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और बी नॉट स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। देखिए ये और ये इक्वल आ गया, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी। जब यहाँ पे आपने एवरेज निकाला तो यही है आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब आपने एवरेज यहाँ निकाला तो दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये और ये क्या है, इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में इक्वल रहता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस को अप्रोच। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। तो पहले बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम डिनोट करते हैं यू ई से। एवरेज, ये एवरेज का साइन है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होगा
उसके लिए यूज करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ई आर एम एस यूज करेंगे। जब एनर्जी की बात हो रही है तो ई आर एम एस आएगा, ना कि पीक वैल्यू, इसका स्क्वायर। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये एवरेज का साइन है। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वो होगा बी आर एम एस स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हम ई आर एम एस के लिए यूज करेंगे ई नॉट बाय √2, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई आर एम एस की जगह हम यूज करेंगे ई नॉट बाय √2, जहां पर कि ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में हम बी आर एम एस की जगह यूज करेंगे बी नॉट बाय √2, दिस स्क्वायर और में 2 म्यू नॉट। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देन यू गेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। बी नॉट यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखा ये जाता है, पाया ये जाता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to average energy density in magnetic field. What happens, what is seen, observed is that average energy density in electric field is equal to average energy density in magnetic field. ये बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उसको आप यूज़ कर लीजिए। एक तो ये करना है कि ई नॉट इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वो होता है सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। एक इसको यूज करना है, एक और फॉर्मूला यूज करना है, यू हैव टू, एंड दैट इज सी इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की मदद से आप इन दोनों फॉर्मूले में इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, बोथ आर इक्वल। अब हम टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो टोटल में क्या होगा, दोनों सम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। ये तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। जब टोटल की बात होगी तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम केवल यू से डिनोट करेंगे। दिस विल बी सम ऑफ एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ से और यहाँ से, इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह आप हाफ एप्सिलॉन नॉट इसको रिप्लेस कर सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर से भी, सॉरी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। क्योंकि बोथ इक्वल है तो बी नॉट स्क्वायर अपन 4 म्यू नॉट की जगह आप ये रख सकते हैं हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को आप सम कर देंगे तो यू विल गेट टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये मिल गया आपको टोटल एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें दोनों का सम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एनर्जी डेंसिटी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी एनर्जी डेंसिटी है। अगेन इसमें ई नॉट की जगह आप सी बी नॉट रख देंगे और सी की जगह 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा, यू विल गेट इक्वल्स टू 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनर्जी डेंसिटी पे, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, और दोनों को आप आपस में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कौन से फॉर्मूले की मदद से, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से ये दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए फाइनल जो एनर्जी डेंसिटी आया, यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इज द ई नॉट स्क्वायर। यहाँ पर ई नॉट जो है ये पीक वैल्यू का स्क्वायर है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में अगर जो एनर्जी डेंसिटी को आप लिखेंगे तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट में बी नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, ना कि आरएमएस वैल्यू है।